दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले आत्मरक्षा या निजी रक्षा क्या है। भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से लेकर 106 तक की धारा में सभी व्यक्तियों को आत्मरक्षा का अधिकार दिया गया है। तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। व्यक्ति स्वयं की रक्षा किसी भी हमले में या अंकुश के खिलाफ कर सकता है। 2. व्यक्ति स्वयं की संपत्ति की रक्षा किसी भी चोरी, डकैती, शरारत व आपराधिक अत्याचार के खिलाफ कर सकता है। ये हमें स्वयं की रक्षा, आत्मरक्षा करने के कुछ अधिकार आईपीसी के सेक्शन के तहत दिए गए हैं। आत्मरक्षा के अधिकार के सिद्धांत क्या क्या होते हैं, ये हम यहाँ देखेंगे। आत्मरक्षा का अधिकार रक्षा या आत्मरक्षा का अधिकार है। इसका मतलब प्रतिरोध या सजा नहीं है। 2. आत्मरक्षा के दौरान चोट जितने ज़रूरी हो उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मतलब हमारी सुरक्षा के लिए जितनी चोटें ज़रूरी है उतनी हम सामने वाले को दे सकते हैं। ये अधिकार सिर्फ तभी तक ही उपलब्ध है जब तक कि शरीर अथवा संपत्ति को खतरे की उचित आशंका हो या जबकि खतरा सामने हो या होने वाला हो। बिना खतरे के हम सुरक्षा का यूज़ नहीं कर सकते। आत्मरक्षा को साबित करने की जिम्मेदारी जो यूज़ कर रहा है उसके ऊपर होती है, उसे अभियुक्त कहा जाता है। आपराधिक मुकदमों के अभियुक्त को आत्मरक्षा के अधिकार के लिए निवेदन करना जरूरी है। अगर वो निवेदन करता है तभी वो आत्मरक्षा का अधिकार यूज़ कर सकता है। ये जिम्मेदारी अभियुक्त मतलब यूज़ करने वाले की होती है। वह तथ्यों और परिस्थितियों के द्वारा ये साबित करे उसे कि उसका काम आत्मरक्षा में किया गया है। आत्मरक्षा के अधिकार का प्रश्न केवल अभियोग द्वारा तथ्य और परिस्थितियों के साबित करने के बाद ही उठाया जा सकता है। मतलब हमें अगर ये साबित करना है तो तथ्य और परिस्थिति हमारे बाजू से हो। अगर अभियुक्त आत्मरक्षा के अधिकार की गुहार नहीं कर पाता तब भी न्यायालय को ये अधिकार है कि अगर उचित सबूत मिले तो वह इस बात पर गौर करे। यदि उपलब्ध साक्ष्यों से न्याय संगत लगे तब ये निवेदन सर्वप्रथम अपील में भी उठाया जा सकता है। इसलिए ये बहुत ही अच्छी बात है। अभियुक्त पर घाव के निशान आत्मरक्षा के दावे को साबित करने के लिए मददगार साबित हो सकती है। इस प्रकार से आत्मरक्षा के ये सिद्धांत हमने यहाँ पे देखे। अब हम देखने वाले हैं कि किस सिचुएशन में आत्मरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं कर पाते हैं, कब प्राप्त नहीं है। 1. यदि लोक सेवक या सरकारी कर्मचारी कोई कार्य जिससे मृत्यु या नुकसान की आशंका युक्त रूप से नहीं होती है, वह सद्भावनापूर्वक अपने पद पर काम करता है। 2. कोई व्यक्ति जो लोक सेवक के निर्देश पर कोई कार्य करे या करने की कोशिश करे, उदाहरण कोर्ट के लाठीचार्ज के आदेश, पुलिस की कार्रवाई। 3. यदि कोई कार्य उचित देखभाल व सावधानी से किया जाए तब उसे सद्भावनापूर्वक किया गया माना जाएगा। इस कंडीशन में हम आत्मरक्षा का प्रयोग नहीं कर सकते। ऐसे समय में जब सुरक्षा की लिए उचित प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने के लिए समय हो, इस प्रकार भी हम आत्मरक्षा नहीं कर सकते। स्वयं या संपत्ति की रक्षा के लिए उतने ही बल के प्रयोग का अधिकार है जितना स्वयं की रक्षा के लिए जरूरी हो। उससे ज़्यादा बल हम नहीं उपयोग कर सकते। किसी विकृचित व्यक्ति मतलब अपरिपक्व समझ के शिशु, पागल व्यक्ति, शराबी के खिलाफ आत्मरक्षा का अधिकार हमें यूज़ कर सकते हैं। किसी आक्रमण करने वाले को जान से मारा जा सकता है अगर उस हमलावर से मौत, बलात्कार, अप्राकृतिक कार्य, अपहरण आदि की आशंका हो। इसके बाद हम देखने वाले हैं संपत्ति की रक्षा का अधिकार। ये भी आत्मरक्षा की इसमें आता है। संपत्ति के वास्तविक मालिक को अपना कब्जा बनाए रखने का अधिकार है। संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा जमाए रखने वाला व्यक्ति कब्जे को बनाए रखने की प्रार्थना नहीं कर सकता, वो आत्मरक्षा का यूज़ नहीं कर सकता। कोई बाहरी व्यक्ति अचानक खाली पड़ी ज़मीन पर कब्जा करके वास्तविक मालिक को बेदखल नहीं कर सकता। ज़मीन के वास्तविक मालिक को अधिकार है कि वे कानूनी तरीके से बाहरी व्यक्ति को अपनी ज़मीन में ना घुसने दे। ये इनका मौलिक अधिकार है। बाहरी व्यक्ति को शारीरिक हमले से आत्मरक्षा का अधिकार तभी होगा जब वो संपत्ति का यह अधिकार लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा हो।
अगर वास्तविक मालिक बलपूर्वक अचानक जमीन पर कब्जा करने वाले बाहरी व्यक्ति से बलपूर्वक अपनी जमीन को प्राप्त करेगा तो वह किसी अपराध का दोषी नहीं होगा। यदि कोई बाहरी व्यक्ति असली मालिक को जानते हुए भी गलती से किसी जमीन के टुकड़े को लंबे समय तक इस्तेमाल करता है तो असली मालिक कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता है और उसे कानून उपचारों की मदद लेनी होगी। आईपीसी की धारा 103 के मुताबिक लूट, रात्रि में घर में सेंध, आगजनी, चोरी आदि की स्थिति में अगर जान का खतरा हो तो आक्रमणकारी की हत्या करना न्याय संगत होता है। अब हम देखेंगे संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार। संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार तब शुरू होता है जब संपत्ति के संकट की युक्त आशंका शुरू हो जाती है। संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार चोरी के खिलाफ अपराधी संपत्ति सहित पहुंच से बाहर हो जाने तक होती है अथवा लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त कर लेने तक ही बनी रहती है, उसके बाद नहीं रहती। संपत्ति का निजी प्रतिरक्षा अधिकार लूट के विरुद्ध तब तक बना रहता है जब तक कि अपराधी किसी व्यक्ति की मृत्यु या उसे नुकसान पहुंचाने तक विरोध करता है या फिर कोशिश करता है अथवा जब तक तुरंत मौत या निजी विरोध का भय बना रहता है। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार अत्याचार के खिलाफ तब तक बना रहता है जब तक कि अपराधी अत्याचार करता रहता है, तब तक हम प्रतिरक्षा का अधिकार यूज़ कर सकते हैं। संपत्ति का निजी प्रतिरक्षा का अधिकार रात में घर में सेंध लगाने के खिलाफ तब तक बना रहता है जब तक सेंध से शुरू हुआ गृह अत्याचार जारी रहता है। तो इस वीडियो में हमने जो भी जानकारी दी आपको अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।